स्वागत है आज के और एक वीडियो में। आज का वीडियो है फिज़िक्स के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को लेकर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स को लेकर। कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और करने के बाद अगर टाइम मिला तो आज हम जानेंगे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पर डिपेंड करता है, ना कि पाथ फॉलोड में। Now, what is the difference? Sorry, what is the meaning of path followed? मतलब ऑब्जेक्ट को किस रास्ते से ले जाया गया है और पहुंचाया गया है किसी ऊंचे जगह पर, वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट में है। जितनी हाइट में होगा उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जितना हाइट में चेंजेस होंगे उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस होंगे। और अगर हम ऑब्जेक्ट के रास्ते को मतलब चेंज भी करते हैं तब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा अगर हाइट सेम हो तो। मान लीजिए कि सपोज़ यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसको हमने पहले सीधा उठाया, एकदम सीधा अपने मीन पोजीशन से, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से इतना तक हमने लेकर गए, इतना तक। ओके, ये है वो ऑब्जेक्ट, सीधा एकदम लेकर गए, कुछ भी हमने नहीं किया, कुछ हाइट कुछ भी हमने नहीं किया, बस स्ट्रेट एकदम परपेंडिकुलर इसको हम लेकर गए। फिर इसी ऑब्जेक्ट को हमने पहले थोड़ा सा हाइट ऊपर उठाया, उठाने के बाद यहाँ पर गया, फिर इसको इस तरफ लाए ऐसे, फिर थोड़ा सा हाइट उठाया, उठाने के बाद यहाँ पर आया, फिर इसको यहाँ पर लाए, यहाँ पर आ गया, फिर जाके इसको उठाने के बाद हम यहाँ पर लाए, सेम जगह पर, सेम हाइट, दोनों के बीच में सेम हाइट है। ओके, तो अभी हमें ये बताना है कि किस वाले में पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है या फिर कम है। तो दोनों में ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। जब तक हाइट सेम है तब तक पाथ फॉलो, मतलब रास्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक हाइट सेम होगा, सेम हाइट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज सेम, नो मैटर व्हिच रोड यू आर टेकिंग टू लीव दैट फ्रीकिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये होगा अगर हम मुझे चांस मिलता है, टाइम मिलता है तो मैं इसको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। अगर नहीं मिलता तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आराम से। ओके, तो पहला क्वेश्चन, ए बॉय पुशेस ए बुक बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ए बॉय pushes a book by applying a force of 40 Newton. Find the work done by this force as the book is displaced through 25 centimeter along the path. तो इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं। अभी क्या गलती करते हैं? तो बहुत लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बोलते हैं कि भाई बहुत इजी है, बस फॉर्मूला लगा देना है, W = Fs, बस निकल गया आंसर।
लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, यूनिट्स को देखते नहीं हैं, बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़कर जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उनके पास आंखें होते हैं तो वो सेंटीमीटर को देखते हैं, और हमें पता है सेंटीमीटर इज़ नॉट द एसआई यूनिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जाकर हम इसको यूज़ करके फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। या तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? या तो आप इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, या तो इसको आपको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो। न्यूटन हमें पता है, न्यूटन का फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। इसको सीजीएस यूनिट में करोगे तो डाइन होता है। ओके, बट वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो अगर 1 न्यूटन अगर 10⁵ डाइन होता है तो 40 न्यूटन क्या होगा? 40 इंटू 10⁵, मतलब 4 इंटू 10⁶ डाइन। तो ऐसे अगर आप करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, इसीलिए आप क्या करो, इसको सिंपली ऐसा यूनिट में लेके जाओ, कोई ऐसा वैसा आएगा नहीं एक्सपोनेंशियल में, और आप इजीली इसको कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा, पहले गिवन लिख लेना है आपको। गिवन लिख लेने से आपको बहुत हेल्प मिलती है। बार बार क्वेश्चन की तरफ देखने से आपको अच्छा है, गिवन लिख लो। गिवन में फोर्स गिवन है 40 न्यूटन, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट लिखा है 25 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 25/100 होगा मीटर, मतलब 1/4 मीटर। ओके, सो नाउ यूजिंग वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ कितने हैं? 40, एस है 1/4। यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते हैं? जूल। सो कैंसल आउट करने के बाद 10 जूल इज द आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यूनिट को देखना था। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है, ए बॉल ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड्स, ऊपर फेंका गया है, वर्टिकली फेंका गया है, reaches a maximum height of 4 meter. Calculate the work done by the force of gravity during the vertical displacement. Take g equal to 10 meter per second square. तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूले भटक रहे होंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। W इक्वल टू -mgh। नाउ यू विल आस्क वाई -mgh, बिकॉज इफ़ यू डोंट read the question carefully, then you won't be able to select the correct formula. Calculate the work done by the force of gravity. मैंने क्या बोला था? जब भी by gravity होगा तब वर्क डन हो जाता है -mgh, मीन्स माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब अगर बोले कि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी तब वर्क डन होगा ओनली mgh। यहाँ पर बाई है तो -mgh हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला कौन होगा? W इक्वल टू -mgh। वाई नॉट W इक्वल टू fs? वाई नॉट W इक्वल टू fs cos थीटा? बिकॉज अगर आपको कॉमन सेंस नाम का चीज़ होगा, और अगर आप इस चैप्टर को समझे होंगे तो आपको पता होगा ऑब्जेक्ट को वर्टिकली उठाया गया है, वर्टिकली उठाया गया है। ओके, तो वर्टिकली उठाया गया है मतलब क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ हाइट इसने गेन किया होगा, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गुजारा जाता है, किसी हाइट पर लाया जाता है, तब उसमें एक एनर्जी उसके शरीर के अंदर, उसके बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी आता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं होता तब। ओके, सो वी कैनॉट यूज़ काइनेटिक एनर्जी, नॉर वी कैन यूज़ W इक्वल टू fs। we cannot use this. Okay,
वी कैनॉट यूज दिस। और अगर हम यूज़ करना चाहते भी हैं तब भी हम यूज़ कर नहीं सकते, बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास फोर्स गिवन नहीं है कि कितने फोर्स से इसको उठाया गया है। ओके, तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा मेहनत, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले मैं कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को जल्दी से। गिवन लिख लेते हैं। गिवन में फोर्स गिवन नहीं है, मास गिवन है 1 kgs, ऐसा यूनिट में है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट भी गिवन है 4 मीटर, ऐसा यूनिट में है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देयर फॉर यूजिंग वर्क डन इक्वल टू माइनस एम जी एच, वर्क डन इक्वल टू माइनस एम जी एच। इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट है 4, तो ये ब्रैकेट में होगा और ये हो जाएगा जूल इक्वल टू -40 जूल इज़ योर आंसर। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखोगे तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, W/Fs। एक्चुअली यूज़ आप, मैं करने को नहीं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत टफ है ये करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये करना, बिकॉज टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, F इक्वल टू एम ए से आपको F निकालना पड़ेगा। मास आपके पास 1 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका 10 है, तो फोर्स निकल गया 10। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, S इक्वल टू एच, हाइट के बराबर होगा 4 मीटर, और ये है 10 न्यूटन। तो W इक्वल टू एफ एस कितना हो गया, W इक्वल टू एफ एस हो गया आपका 10 इंटू 4, तो हो गया आपका 40। लेकिन आंसर क्या मिला, आंसर नहीं मिला। वाई नॉट, बिकॉज ये हो जाएगा, ये होगा -F इंटू एस। वाई सो, बिकॉज यहाँ पर आपका यूज़ होगा एफ एस कॉस थीटा। कैसे थीटा, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली उठाया गया है, ऐसे करके उठाया गया है, यहाँ पर गया है ऑब्जेक्ट। तो सपोज फोर्स जो है वो इस तरफ है, ग्रेविटी का फोर्स mg ये इस तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्रीज, 180 डिग्री। तो कॉज 180 डिग्री का आपको वैल्यू आपको पता ही होगा -1, तो इंटू -1 इक्वल टू -40 जूल, ये होगा आपका आंसर। लेकिन इतना हमें करना पसंद नहीं है, हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना पसंद है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, तो बिना किसी सवाल के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम बहुत बीतता जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक इंसान है जिसका खुद का मास है 70 kg, वो दूसरा एक ऑब्जेक्ट को उठा रहा है जिसका वेट है 10 kg ऑन द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड लेने के लिए बोला है, पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे, मास ऑफ मैन कितना है 70 kgs, एंड मास ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, मास ऑफ क्या बोलेंगे उसको, ए वेट ऑफ, अच्छा कोई बात नहीं, मास ऑफ ए, अच्छा एनदर बॉडी दे देते हैं इक्वल टू 10 kgs। फिर हाइट कितना है, 100 मीटर हाई है टावर, और जी कितना लेने के लिए बोला है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला गया है। नाउ अभी टोटल मास क्या होगा, टोटल मास, टोटल मास क्या होगा 70 + 10। क्यों भाई, बिकॉज वो खुद के मास को भी लेके जा रहा है, प्लस वो एक वज़न उठाकर जा रहा है जिसका वैल्यू है 10 kg। मतलब वो खुद का बॉडी मास
सपोज ये है वो इंसान, खुद का मास है 270, ऐसे बढ़ रहा है ऊपर, जा रहा है सीढ़ियों से, ठीक है, ऐसे जा रहा है टावर के ऊपर, और हाथ में लेकर रखा है सूटकेस जैसा कुछ, वो भी 10 kg का। टोटल उसका मास क्या हो गया, तो हो गया 70 + 10, तो इसीलिए 80 kg होगा इसका टोटल मास, जितना भी है, क्योंकि इसको उठाना पड़ रहा है उतना मास। तो वर्क डन बाय द मैन, कितना काम किया है लॉन्डे ने। तो यूजिंग W = mgh, क्यों भाई, बिकॉज वो उसका हाइट बढ़ रहा है, सीढ़ियों से चढ़ रहा है, सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है, तो उसका हाइट क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइट और यहाँ पर हाइट के सेम है लग रहा है आपको, नहीं भाई, यहाँ से इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इससे इसका ज़्यादा है, इससे इसका ज़्यादा है, तो इस पॉइंट से इसका और भी ज़्यादा होगा। ओके, धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ रहा है, और जब तक हाइट बढ़ती जाती है पोटेंशियल एनर्जी जाता है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता रहेगा, उसके अंदर बॉडी के अंदर आता रहेगा या आती रहेगी। ओके, नाउ वर्क डन इज इक्वल टू mgh, मास इज 80, acceleration due to gravity 10, and height is 100, so it is 80,000 joule is the work done by the man। इतना काम वो कर रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है कि ए बॉय ऑफ मास 55 kg, ओके, ए बॉय ऑफ मास 55 kgs runs up a flight of 40 stairs, each measuring 0.15 meter. Calculate the work done by the boy। लड़के ने कितना काम किया है वो कैलकुलेट करो। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो लड़के का मास गिवन है, लड़का 40 सीढ़ियाँ ऊपर उठकर एक फ्लाइट पकड़ता है। मान लीजिए ये फ्लाइट है, ऐसा करके कुछ है, इसका फ्लाइट का मुंह है, ऐसा करके है, फिर यहाँ से स्टेयर केसेस हैं, ठीक है, ऐसे करके स्टेयर केसेस है, और ये फ्लाइट तो है ही। ओके, इस तरफ से भी है, ओके, यहाँ से है इसका इंजन और जो भी हो, हमें क्या, यहाँ पर कुछ है। ओके, तो यहाँ से जो स्टेयर केसेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ से स्टेयर केसेस मान लीजिए, यहाँ से ऐसे करके स्टेयर केसेस हैं, ऐसे करके कितने हैं यहाँ पर स्टेयर केसेस, 40 स्टेयर केसेस हैं यहाँ पर, सीढ़ियाँ हैं। अभी 40 सीढ़ियाँ का, अच्छा, एक सीढ़ी का जो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ओके, समझने में इजी होगा, ऐसे करते 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 40 तक है। हर एक सीढ़ी का जो हाइट है वो 0.15 मीटर है। ओके, तो 40 सीढ़ी का हाइट क्या होगा, उसके हाइट के बराबर, आई मीन उसके कितना हाइट उसने ऊपर उठा उसके बराबर होगा। समझे कि नहीं? देखो, अगर वो लौंडा अगर इतना चाहता है, सपोज वो यहाँ पर है, मान लीजिए वो यहाँ पर है, इतना तक है, तो इतना हाइट तक वो गया, इसको कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे भाई सिंपल है, उसने जितना सीढ़ी चढ़ा, उस हर एक सीढ़ी के हाइट को, जितना उसने सीढ़ी चढ़ा है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके एक सीढ़ी के हाइट से, तो वो हमें पता चल जाएगा कि वो ज़मीन से कितने ऊपर तक है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हर एक सीढ़ी का मेजर है इतना, उसने 40 सीढ़ियाँ चढ़ी, मतलब उसका हाइट हो गया ज़मीन से इन दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो यही होगा क्या, टोटल हाइट ऑफ दैट बॉय, मतलब वो कितना ऊपर तक गया है, मतलब वो ज़मीन से कितने हाइट पर है। ओके, तो आइए इसको गिवन लिखते हैं। मास गिवन है 55 kgs,
Now height will be 0.15 into 40 meter, और g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे इजी कैलकुलेशन की वजह से. नाउ देयर फॉर वर्क होगा mgh. फ्रॉम हियर mass is 55, acceleration due to gravity is, and it will be 0.15 मतलब 15/100 लिख सकते हैं इंटू 40. जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, सबको इंटू कर दो, इतना जूल होगा. वेट, इसको ब्रैकेट को यहाँ पर होगा, सॉरी, इंटू कर दो तो ये होगा 60 टू 33. ओके, इट विल बी 330 जूल्स. वैसे कंफर्मेशन के लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज नहीं तो बाद में ये रॉन्ग हुआ तो मुझे पता चलेगा नहीं. ठीक है, हाँ ठीक है, आंसर एकदम परफेक्ट है, एकदम डॉट आंसर है. तो ये है आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का. 4 क्वेश्चन सिर्फ हुए हैं अभी, किस में चले गए हैं. वेल, कोई कुछ कर नहीं सकते हैं. वेट, इंक चेंज करता हूँ. ये वाला कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे अभी हम? 5 नंबर. ओके, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. 5 नंबर, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. ओके, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? ओके, an object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? तो गिवन लिख लेते हैं पहले. तो मास गिवन है 15 kgs, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है मतलब कांस्टेंट स्पीड है. वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. यूजिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर. मास कितना है? 15 kgs, और वेलोसिटी है 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 15 मीन्स 120 जूल. तो इतना काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी में आएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक कार है जिसका मास है 1500 kg, is moving with a speed of this. When brakes are applied, it stops with uniform retardation at a distance 150 meter. Calculate the force applied by the brakes of the car and work done before stopping. मतलब ब्रेक्स ने कितना फोर्स अप्लाई किया कार पर. ठीक है, मतलब ब्रेक्स ने कितना फोर्स अप्लाई किया जिससे कार रुकी, और ब्रेक्स ने कितना काम किया, वर्क डन बाय दी ब्रेक्स बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले. रुकने के बाद तो वर्क डन जीरो भी है, वैसे हमें पता है, बिकॉज वेलोसिटी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा. तो गिवन लिख लेते हैं. मास 1500 kg, वेलोसिटी जो है वो वेट इनिशियल वेलोसिटी होगा, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड था, फिर ब्रेक्स अप्लाई हुआ है और ये स्टॉप हो गया, इट लिखा है इट स्टॉप्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी होगा जीरो, बिकॉज स्टॉप होने के बाद और ये हिला नहीं, हिला मतलब मूव नहीं हुआ. तो मूव नहीं हुआ मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो. जीरो डिस्प्लेसमेंट मीन जीरो मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. एंड एस इक्वल टू 150 मीटर, मतलब 150 मीटर बाद जाके वो रुका, 150 मीटर के अंदर वो रुका, आई मीन्स
और ब्रेक्स पकड़ने के बाद 150 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुका है गैस। तो यहाँ से हमें फोर्स अप्लाई बाय द फोर्स, ओके, फोर्स अप्लाइड यूजिंग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। हाँ, यूजिंग यूजिंग v इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। वेट, मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला यूज़ क्यों कर रहा हूँ? इससे तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन तो मुझे यहाँ से मिल सकता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से s है 150, u है 50 और टाइम तो t है ही, और एक्सेलरेशन नहीं यहाँ पर नहीं, ओ सॉरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, कन्फ्यूज़ हो गया। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, v स्क्वायर है 0 स्क्वायर, ये है 50 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 150 है s। तो ये हो जाएगा -2500 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 2 इक्वल टू एक्सेलरेशन। 0 कैंसिल, 3 से नहीं 5 से डिवाइड करेंगे 3, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 50, इसको 5 से 2 से डिवाइड करेंगे 25। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है -25/3। और एक्सेलरेशन मिल चुका है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए में फोर्स हमें नहीं पता, मास पता है 1500 और एक्सेलरेशन मिल चुका है -25/3, इसको कैंसिल करेंगे तो 500 और ये आ जाता है फोर्स माइनस में 12500, इतना न्यूटन। तो इतना फोर्स किसने अप्लाई किया है? ब्रेक्स ने। माइनस मतलब क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया है, इसलिए माइनस में आंसर आया आपका फोर्स। तो पहला आपका आंसर मिल चुका है। नाउ वर्क डन क्या होगा? सिंपल सी बात है, वर्क डन होगा यूजिंग W इक्वल टू F इंटू एस। एफ क्या है? -12500 और डिस्प्लेसमेंट मतलब S क्या है? 150। तो मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा मैं, बिकॉज अभी थोड़ा सा बड़ा सा ये कैलकुलेशन है। सो 125 को हमने इंटू कर दिया 15 के साथ, तो आ जाता है -1875, फिर इसमें लास्ट में 3 zeros। तो ये हो गया आपका आंसर। इतना काम किया है ब्रेक्स ने गाड़ी को रोकने के लिए। ओके, तो आप देख सकते हो भाई बहुत काम किया उन्होंने, माइनस में किया है वो भी, उल्टी दिशा में किया है। जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा था, जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन था, उसके ऑपोजिट में किया। गाड़ी इस तरफ जा रहा था, ब्रेक्स ने इस तरफ इसको और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इसको क्या दूँ मैं अभी? अच्छा, ग्रीन कर देता हूँ एक। क्वेश्चन नंबर 7 मे बी द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। व्हाट इज द वर्क डन? What is the work done to increase the velocity of a car from? तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिया ऑलरेडी। अभी इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कैसे? 5/18 को इंटू करके 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 90 इंटू 5/18, 5 होगा 25 मीटर पर सेकंड। और यूजिंग वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
हाफ एम कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रहा, हाफ इंटू मास है 1500, इसमें होगा भी स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर और ये होगा 10 का स्क्वायर, इतना जूल। कैंसिल करेंगे तो 750 यहाँ पर, 750 ये होगा 625 माइनस 100 मीन्स 750 इंटू 525, इतना जूल। इंटू करने के बाद हमें मिलता है 593750 जूल। तो ये है आपका आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में वी विल नॉट डू न्यूमेरिकल, सो वी विल discuss the thing I had discussed in the starting of the video.